तो आज हम नाबार्ड का बैलेंस शीट है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं एसेट और एक लायबिलिटीज। तो बैंक्स या फिर नाबार्ड में ये इसको अपन बोल सकते हैं कि दो तरीके से बोल सकते हैं। और लोन्स या एडवांसेज या क्रेडिट जिसको बोलते हैं वो बैंक्स का एसेट होता है, और जो उनकी बोरोइंग होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो उनकी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है सोर्स ऑफ फंड्स। तो नाबार्ड के केस में सोर्स ऑफ फंड्स हैं, ये उसकी लायबिलिटी है, और यूज ऑफ फंड्स हैं, ये उसकी एसेट है। तो पहले हम सोर्स ऑफ फंड्स देखते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स में कैपिटल है, यहाँ पे 2020 और 2021 दोनों का दे रखा है। तो 2020 में जो कैपिटल था वो 14,080 करोड़ था, और ये 2021 में 15,080 करोड़ हो गया। नेट इसमें एडिशन है वो 1,000 करोड़ का है। तो ये 1,000 करोड़ कहाँ से आया? तो आपको पता होगा कैपिटल, कोई भी एंटिटी होती है उसमें कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? तो उसका ओनर होता है। तो नाबार्ड का ओनर कौन है? नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% शेयर होल्डर है नाबार्ड में। तो 100% शेयर होल्डर है, तो मतलब जो 1,000 करोड़ का जो कैपिटल प्रोवाइड किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में जो एडिशन हुआ वो हुआ 4,318 करोड़। तो इसमें एक्चुअली मेनली क्या रहता है, जो नाबार्ड के प्रॉफिट्स रहते हैं, तो नाबार्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो उसका ओनर है उसके साथ शेयर नहीं करता है, जबकि वो बल्कि वो अपने जो डिफरेंट फंड्स होते हैं या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में डालता है। तो ये नेट प्रॉफिट में से एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे डाला है, तो ये इंक्रीज हुआ है। नेशनल रूरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म फंड, ये एक फंड है जिसमें आरबीआई, आप आरबीआई का अगर बैलेंस शीट देखोगे ना, तो वहाँ पे भी इसका मेंशन होता है। एक तो ये वाला होता है और एक होता है ये नेशनल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड। तो इसमें आरबीआई पैसा डालता है। तो ये टोटल कितना है, इसमें 2 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, 14,497 करोड़। और नेशनल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड है ये 1,597 करोड़। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा टर्म्स समझाने के लिए। अभी तो अपन ओवरव्यू ले रहे हैं नाबार्ड का, मतलब सोर्सेज और जो यूज ऑफ फंड्स है उसका। डिपॉजिट्स टी, मतलब ये जो कुछ प्लांटेशन वाला कुछ है इसमें, तो ये लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं, तो वो डिपॉजिट 64 करोड़ है। फिर बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, ये नाबार्ड बॉन्ड एंड डिबेंचर से काफ़ी बोरो करता है। तो वो 56,130 करोड़ से बढ़ के हो गया वन, सॉरी इतना इंक्रीज है, 1,39,750 करोड़, 52 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,95,882 करोड़। बोरोइंग जवाहरलाल नेहरू नेशनल सॉवरेन मिशन, इसमें पहले भी 3 था, अभी 3 करोड़ है। फॉरेन करेंसी लोन पहले 1,052 करोड़ थे, अभी 962 करोड़ है, इसमें माइनस हुआ है। कॉमर्शियल पेपर है, इससे भी नाबार्ड बोरो करता है। कॉमर्शियल पेपर्स नॉर्मली कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, जबकि बॉन्ड एंड डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो इसमें अभी नाबार्ड का एज ऑन 31 मार्च 2021 42,457 करोड़ था। SLR, नाबार्ड SLR से भी बोरो कर सकता है, क्योंकि जो भी एंटिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये भी डील करते हैं, और वो मतलब कोलेटरल रख के ये लोग बोरो कर सकते हैं। और इसके लिए नाबार्ड के लिए अलग से आप आरबीआई का बैलेंस शीट देखोगे तो वहाँ पे मेंशन रहता है, उसके लिए अलग से वो है। तो ये लोग बोरो कर, इनका अलग से एक लिमिट रहता है। सीबीएलओ जो ये कोटलाइज बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये जो होता है ना नोटिस मनी और कॉल मनी, इसमें नोटिस और कॉल मनी में जो बोरोइंग होती है उसको सीबीएलओ के तहत होता है वो। तो इसमें बोरोइंग बढ़ा है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 12,044 करोड़। फिर सीडी सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं,
इसमें फिक्स रहता है उनका जो रिटर्न, मतलब इनको जो पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, जो फिक्स रहता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। फिर है टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। अब बोरोइंग नाबार्ड भी बोरोइंग कर सकता है। तो सपोज इन्होंने SBI से बोरो किया होगा, तो एक करंट ईयर में 19,435 बोरो किया है उन्होंने, और अभी इनका टोटल बोरोइंग है बैंक से वो है 26,435 करोड़। इसके बाद टर्म मनी बोरोइंग। टर्म मनी मतलब जो मतलब कुछ टाइम के लिए ना होकर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो टर्म मनी बोरोइंग। रेपो में जीरो है। आपको पता होगा नाबार्ड रेपो में भी बोरो कर सकता है। उसके बाद RIDF डिपॉजिट्स। RIDF में आपको पता होगा जो पब्लिक सेक्टर या फिर जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो अपना PSL शॉर्टफॉल में जितना भी PSL शॉर्टफॉल होता है वो उसका कुछ पार्ट RIDF के अंडर डिपॉजिट करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि पूरा PSL शॉर्टफॉल RIDF में ही आता है, और इवन नाबार्ड के भी दूसरे फंड हैं, जैसे कि ये शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट फंड है, इसमें भी आता है। शॉर्ट टर्म डिजिटल रूरल बैंक क्रेडिट रिफाइनेंस फंड, इसमें भी आता है। इसके अलावा जो PSL शॉर्टफॉल होते हैं वो NHB SIDBI इनको भी जाते हैं। तो RIDF का वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखो कि सबसे ज़्यादा यही है। हाँ सॉरी, ये बॉन्ड डिवेंचर्स के बाद सबसे ज़्यादा यही है। तो ये कितना है, 1,36,227 करोड़। ये इंटरव्यू में ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ सकते, पर ये पूछ सकते हैं कि आपका सोर्स ऑफ फंड में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। ये दोनों मैंने बता ही दिया है। ये वेयर हाउसेज WI फंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड था। तो ये पिछले साल 5,940 करोड़ था, अभी एज ऑन 31 मार्च 2021 5,540 करोड़ है। फूड प्रोसेसिंग में 350 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड 44,826 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज 18,386 करोड़ है। अदर फंड्स 9,857 करोड़ है। ये पूरे डाटा करोड़ में है। तो टोटल जो सोर्स मतलब इसको अपन बोल सकते हैं लाइबिलिटी कितना हो गया, 6,57,798 करोड़। तो ये बैलेंस शीट, अगर आपको पूछा जाए कि नाबार्ड का बैलेंस शीट का साइज क्या है, तो 6,57,798 करोड़। अभी हम ये देख लेते हैं जो नाबार्ड के फंड्स, यूज ऑफ फंड्स है, इसको इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं जो एसेट है उसका। तो एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंसेस, मतलब नाबार्ड का भी बैंक बैलेंस होते हैं, उनका भी अकाउंट रहता है। ये 4,408 करोड़ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, ये यहाँ पे दिया भी है इन्वेस्टमेंट्स। तो नाबार्ड भी इन्वेस्ट करता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 38,435 करोड़। ये पिछले साल के कंपेयर में 15,187 करोड़ ज़्यादा है। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जीरो है। इक्विटी शेयर्स, नाबार्ड इक्विटी शेयर में उसका इन्वेस्टमेंट है 1,110 करोड़। फिर डिवेंचर एंड बॉन्ड्स में है 1,475 करोड़। शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स 480। आपको पता होगा नाबार्ड के 6 या 7, आई थिंक अभी एक और इंक्रीज होगा, 7 सब्सिडरी हैं। जैसे नापकॉन्स है, नाप किसान है, नाप समृद्धि है, नापकॉन्स है, एक नाप संरक्षण अभी बना था, नाप फाउंडेशन है, नाप वेंचर है, ऐसे करके 7 सब्सिडरी है नाबार्ड के। तो नाबार्ड के सब्सिडरीज में भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको उसके बारे में जानना तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। इसमें 480 करोड़ है। फिर अदर्स है, अदर इन्वेस्टमेंट है 3,295। तो ऐसा करके टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 44,795 करोड़। ये ऐसे एग्जैक्टली वैल्यू शायद कहीं पे भी नहीं पूछी जाएगी, पर ये पूछ सकते हैं कि नाबार्ड के यूज ऑफ फंड्स क्या है और क्या इन्वेस्टमेंट करता है तो कहाँ कहाँ करता है, ऐसा पूछ सकते हैं। और ये पूछा भी गया है पुराने इंटरव्यूज में, ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे आने वाले इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी लोन एंड एडवांसेस, ये यूज ऑफ फंड्स का एक मेन पार्ट है। तो इसमें आप देखो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग क्रेडिट 1,06,372 करोड़, इसमें 37,679 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, इसमें जो भी है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नाबार्ड प्रोडक्ट करता है, जो मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए या फिर जो लैंड डेवलपमेंट और डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वो इसमें आएंगे। कन्वर्जन लोन फॉर प्रोडक्शन क्रेडिट, ये 15 करोड़ है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन्स, प्रोजेक्ट, अब इसमें प्रोजेक्ट लोन इसमें वो आएंगे जो RIDF वगैरह या उसका एक नेडा का फंड होता है,
मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता होगा RIDF में टोटल 7 ईयर्स का पीरियड रहता है, जिसमें 2 ईयर्स का मोरेटोरियम रहता है और अगले 5 ईयर्स में रिपेमेंट पीरियड होता है। तो ये उसका है, तो आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसमें। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए कि यूज ऑफ फंड सबसे ज़्यादा नाबार्ड कहाँ करता है या किस फील्ड में नाबार्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे। ये पिछले साल से 32,822 करोड़ इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट रीफाइनेंस टू DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। DCCB को नाबार्ड रीफाइनेंस एक तो थ्रू STCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू करता है, और डायरेक्ट भी DCCB को प्रोवाइड करता है। तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है, अभी वो है 4,567 करोड़। लोन्स अंडर RIDF में जो लोन्स है 1,32,700। ये जैसे कि इधर था ना, ये आपको कहीं मैचिंग करता हुआ मिलेगा, ये वाला जो डाटा था ना, तो ये सोर्सेज में इतना था, लेकिन जो उन्होंने दिया वो पूरा नहीं दिया, मतलब इसमें 1,32,000 मतलब कम है। इसके अलावा ये जो डाटा मैंने आपको बताया था, इसमें जो दूसरे उनके जो फंड्स होते हैं ना, जैसे नेडा हुआ, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो वो देते हैं, वो इसमें आएंगे। RIDF का ये अलग है, तो RIDF इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा, अगर इंडिविजुअल फंड से देखें, अगर आपको इंडिविजुअल फंड के लिए पूछा जाए, तो उसका आंसर RIDF ही होगा। RIDF में सबसे ज़्यादा लोन दिए जाते हैं। फिर लोन अंडर WI 5,155 करोड़ है। लॉन्ग टर्म नॉन प्रोजेक्ट लोन 59 करोड़ है। लोन अंडर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एसेट्स, जो नीडा मैंने बताया था, NIDA, ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हर गवर्नमेंट का एक अंडर आर्टिकल 293 उनका बोरोइंग पावर होता है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है कि गवर्नमेंट कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, उसके बेस पे वो लोग उनका टोटल बोरोइंग होता है। तो उस बोरोइंग में उनका एक लिमिट होता है कि वो इस लिमिट से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। तो सपोज अगर RIDF में लोन स्टेट गवर्नमेंट तभी ले सकती है जब उसका अकॉर्डिंग टू मतलब उस जो आर्टिकल 293 होता है उसमें उसकी बोरिंग पावर हो। अगर वो नहीं होती है तो उसके ऊपर जो फंड अगर उनको जरूरत है तो वो नीडा से ले सकते हैं। नीडा है, लेकिन इसमें इशू ये है कि नीडा की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है, वो करीब 7-8% होती है, जबकि RIDF की बहुत लो होती है। आपको पता होगा RIDF है जो बैंक रेट माइनस 1.5% होता है। तो अभी RIDF की इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2.75%। कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं जैसे कि तेलंगाना है, तो वहाँ पे वो लोग, उनका बोरिंग पावर कम है, तो वो लोग नेडा में ज़्यादा उनका एक्सपोजर रहता है। लोन्स अंडर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, ये 38 करोड़ है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये FPO, जो प्रोड्यूसर, उन्हीं को प्रोड्यूसर कंपनी होते हैं, जो जैसे कि फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। ये हैंडलूम वगैरह होती हैं, आर्टिसंस होते हैं, इनके भी प्रोड्यूसर ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उनको। क्रेडिट फैसिलिटी टू फेडरेशंस, फेडरेशंस कुछ SHG की फेडरेशन होती हैं, या फिर और कोई फेडरेशन जो रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करती है, तो उनका एक्सपोजर है 20,038 करोड़, ये इंक्रीज हुआ है। लोन अंडर फूड प्रोसेसिंग फंड, नाबार्ड में एक FPF करके एक फंड है, फूड प्रोसेसिंग को लोन देते हैं वो, उसमें 293 करोड़ है। लोन अंडर लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ये आई थिंक 2018-19 में बजट में शायद अनाउंस हुआ था, जो 99 जो अनकम्प्लीटेड जो इरिगेशन प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट करना था, तो उसके लिए फंड था। तो इसमें ये अभी उसमें नया कुछ नहीं आया था, एक्चुअली इसमें इंक्रीज हुआ। तो जिन स्टेट गवर्नमेंट ने बाकी कुछ रह गया था उनका उनका तो उनको मिला है। जिस स्टेट में सपोज ये काफ़ी स्टेट में से प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए थे, सपोज इसका तेलंगाना, आंध्रा में पोलावरम प्रोजेक्ट था, और झारखंड और बिहार में वो नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट था। उसके बाद में गुजरात के लिए जो सरदार सरोवर डैम था उसका प्रोजेक्ट था। और ये राजस्थान में श्रीहंत प्रोजेक्ट, पंजाब में भी कोई प्रोजेक्ट था। तो मतलब ऐसे अनकम्प्लीटेड जो प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट करने के लिए ये फंड आया था, लॉन्ग टर्म एजुकेशन फंड। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण कंपोनेंट है वो भी नाबार्ड फाइनेंस करता है। उसमें अभी अच्छा खासा एक्सपोजर है, 48,819 करोड़ का। इसमें भी इंक्रीज हुआ है 20,000 से। स्पेशल डेवलपमेंट डिबेंचर्स ऑफ, ये नाबार्ड उनके कुछ जो डिबेंचर्स होता है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है उनको फाइनेंस करने के लिए, तो ये 710 करोड़ है। अदर लोन इंक्लूडिंग, ये जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन में है, ये 103 करोड़ है। लोन्स अंडर माइक्रो इरिगेशन फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड भी आई थिंक
एल टी आई तो पहले पुराना फंड है, 17-18 का होगा। MIF शायद 18-19 का है। उसमें 5,000 करोड़ से ये फंड बना था। अभी इस लास्ट ईयर के बजट में इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया गया था। इसमें आपको पहले का जीरो दिखेगा क्योंकि ये फंड बाद अभी रिसेंट का है ना, तो इस साल ही इसमें 2020-21 में 1,827 का एडवांसेज जो दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। लोन अंडर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF फंड होता है, ये भी बजट में अनाउंस हुआ था 2018-19 और 19-20, आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट इनमें से ही कुछ पैसा है। इसमें 194 का, ये भी रिसेंट फंड है। तो इसमें एक्चुअली इसमें एक थोड़ा स्लो भी है क्योंकि ये अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो लास्ट फाइनेंशियल उसमें 194 करोड़ हुआ इसमें। स्वच्छ भारत मिशन का जैसे कि आवास योजना वाला है, वैसे भी स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण कंपोनेंट है वो नाबार्ड फाइनेंस करता है। तो इसमें 12,298 करोड़ है, ये भी अच्छा वाले। इस साल में इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये पुराना ही है, इसमें इस साल में कुछ भी इंक्रीज नहीं है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF, ये भी काफी फेमस फंड है नाबार्ड का। इसमें पहले ज़्यादा था, अभी इस फाइनेंशियल में कम हुआ, 956 करोड़। ग्रीन क्लाइमेट फंड, आपको पता होगा नाबार्ड है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड और दूसरे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फंड है उनकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, गवर्नमेंट ने इसको चूज किया हुआ है। तो ये इसका सब टोटल कितना हुआ, 6,03,000 करोड़। अभी इसके अलावा और फिक्स एसेट इनके पास 566 करोड़, जैसे बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं, जो भी है। अदर एसेट हैं 5,029 करोड़, इसमें डिक्रीज हुआ है। टोटल कितना हुआ, 6,57,798 करोड़, ये दोनों मैच हो रहा है। तो ये जो नाबार्ड का ओवरव्यू मैंने दिया है, जो बैलेंस शीट है उसका। तो नाबार्ड की बैलेंस शीट का साइज कितना है, आप इंटरव्यू में से बहुत जगह पूछा जाए, तो ये है 6,57,798 करोड़। और इसमें इसका जो इंक्रीज है वो अराउंड 24% इंक्रीज है। तो लास्ट 2019-20 से 2020 सॉरी हाँ 1920 से 2021 में 24% का ग्रोथ है, ये भी पूछा जा सकता है। और इंटरनल बहुत छोटे जो फिगर्स हैं वो पूछने के बहुत कम चांसेस है। स्टिल अगर आप याद रख सकते हो जो बड़े फिगर्स हैं उनको एटलीस्ट याद रखिए कि सबसे ज़्यादा बोरन सोर्स कौन सा है, तो ये बोर्ड एंड डिवेंचर से सबसे ज़्यादा बोरन करता है नाबार्ड। इसके बाद में आता है शायद RIDF था, हाँ RIDF, इसके बाद में सबसे ज़्यादा फंड किसमें आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर एक सिंगल फंड में देखें तो RIDF में ही सबसे ज़्यादा लोन जाते हैं। ये जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन है, इनमें काफ़ी फंड्स या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है, तो ये कंबाइंड है, जबकि RIDF एक सिंगल है। तो ये मैंने अभी आपको बैलेंस शीट के बारे में, नाबार्ड का बैलेंस शीट के बारे में ओवरव्यू दिया। अगर आपको और कुछ भी जानना है नाबार्ड के बारे में, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।